हाय एवरीवन, वेलकम टू एमएसपी नॉलेज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में इस चैप्टर का हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक करेंगे। इस लेक्चर में हम लोग बायोमैग्निफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे और इससे रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी करेंगे और साथ ही में हम लोग फूड वेब के बारे में भी जानेंगे। तो इसलिए ये लेक्चर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो बिना टाइम वेस्ट करे अब हम लोग ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। बायोमैग्निफिकेशन जो है वो इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तुम लोग जब भी सैम्पल पेपर करते होगे एक ना एक क्वेश्चन तुम लोगों को इससे रिलेटेड मिल जाता होगा। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ ही लेते हैं कि बायोमैग्निफिकेशन कहते किसे हैं। तो पता है कि जो तुम लोग सुने होंगे कि जो इंडस्ट्रीज़ रहती हैं वो ना हार्मफुल सब्सटेंस जो है वो डायरेक्ट पानी में डाल देती हैं। मतलब कुछ इंडस्ट्रीज़ ऐसा करती हैं, सबके सब नहीं। तो जो इंडस्ट्रीज़ रहती हैं वो अपना जो हार्मफुल केमिकल्स रहते हैं उसको हम डायरेक्टली वाटर बॉडीज़ में डाल देती हैं। इवन जो हम लोग फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं तो जब इरिगेशन करते हैं, मतलब जब हम लोग पानी डालते हैं प्लांट्स में या फिर जब बारिश होती है तो ये सारे के सारे जो हार्मफुल केमिकल्स हैं आसपास की नदी में जाके मिल जाते हैं। तो जो हार्मफुल केमिकल्स हैं जब नदियों में जाके मिल जाते हैं तो ऑफकोर्स जो वाटर को है पोल्यूटेड कर देते हैं। अब देखो ये जो हार्मफुल सब्सटेंस रहते हैं ना, ये थोड़े मतलब अजीब टाइप के सब्सटेंस रहते हैं। वो क्या होते हैं कि बॉडी इन सब्सटेंस को डाइजेस्ट नहीं कर पाती है। मतलब कि अगर एक बार किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर ये केमिकल्स चले गए तो वो बॉडी उनको बाहर नहीं निकाल पाएगी। हमारा जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है उनको डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा। तो एक बार किसी भी बॉडी के अंदर वो मतलब हार्मफुल सब्सटेंस चले गए तो मतलब चला गया, जब तक कोई इसको खाएगा नहीं। अगर ये फ़िश इस इंसेक्ट्स को खाती है जिनके अंदर ये हार्मफुल सब्सटेंस चले गए हैं तो ये हार्मफुल सब्सटेंस जो है फ़िश के पास चले जाएंगे। तो ऐसा ही होता है। तो सबसे पहले जो हार्मफुल केमिकल्स रहते हैं वो पानी में मिल जाते हैं। कैसे? जो फैक्ट्रीज़ डाल देती हैं या फिर जो फर्टिलाइज़र हम लोग यूज़ करते हैं तो उसके कारण हार्मफुल सब्सटेंस जो है वो पानी में मिल जाते हैं। उसके बाद जब इंसेक्ट्स उन पानी को यूज़ करते हैं, जो वाटरी इंसेक्ट्स रहते हैं उनको हम लोग प्लैंकटॉन्स बोलते हैं। अभी मैं तुम लोगों को एक अच्छा सा फ़ोटो भी दिखाऊंगी प्लैंकटॉन्स का। तो ये जो है जब इन पानी को यूज़ करते हैं तो ये जो केमिकल्स हैं इनके अंदर चले जाते हैं। फिर जब फिशेस खाएंगे इन छोटे छोटे इंसेक्ट्स को तो ये जो केमिकल्स हैं, जो हार्मफुल सब्सटेंस है, वो फिशेस के अंदर चले जाएंगे। फिर डक जब खाएंगे तो उसके अंदर चले जाएगा। तो धीरे धीरे ये जो हार्मफुल केमिकल है एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म जाते हैं। अब जैसे जैसे वो ऊपर जाते हैं, एक से नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल, हाई ट्रॉपिक लेवल पे जाते हैं तो इनकी जो कॉन्सेंट्रेशन है वो बढ़ती जाती है। जैसे कि वाटर में सिर्फ और सिर्फ 2 ppm के ये कॉन्सेंट्रेशन थी। ppm मतलब पार्ट्स पर मिलियन। हम लोग कॉन्सेंट्रेशन को इससे नापते हैं। तो ppm सिर्फ और सिर्फ 2 ppm थे कॉन्सेंट्रेशन। अब जैसे इंसेक्ट्स ने खाया तो उनके अंदर जो कॉन्सेंट्रेशन हो गई इन हार्मफुल सब्सटेंस की वो 5 ppm हो गई। क्यों? क्योंकि उन्होंने ज़्यादा पानी यूज़ किया। उसी तरीके से जब फिशेस ने खाया तो उनके अंदर कॉन्सेंट्रेशन हो गई 200 ppm। क्यों? क्योंकि फिशेस जो है वो बहुत सारे इंसेक्ट्स खाई। हर एक इंसेक्ट्स में 5 था तो बहुत सारे खाई, तो इसलिए उसमें कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गई। उसी तरीके से जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाते हैं, तुम लोग ये डायग्राम देख रहे होगे, जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाते हैं इन हार्मफुल सब्सटेंस की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो बढ़ती जाती है। और इसी को हम लोग, इसी पूरे फेनोमेना को हम लोग बोलते हैं बायोमैग्निफिकेशन। आई होप तुम लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि बायोमैग्निफिकेशन होता क्या है। तो अब हम लोग डेफिनेशन पे आ जाते हैं। ये देखो, ये जो है ये प्लैंकटॉन्स होते हैं। प्लैंकटॉन्स क्या होते हैं? जो वाटरी इंसेक्ट्स को ही हम लोग प्लैंकटॉन्स बोलते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा डायग्राम है, तुम लोग देख सकते हो। तो बायोमैग्निफिकेशन होता क्या है? द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हार्मफुल केमिकल इंक्रीजेज विथ एवरी नेक्स्ट टॉपिक लेवल इन फूड चेन एंड दिस इज कॉल्ड बायोमैग्निफिकेशन। तो जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाएं, नेक्स्ट टॉपिक लेवल, हाई ट्रॉपिक लेवल में जाते जाएं, वैसे इन हार्मफुल सब्सटेंस की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती जाए। इसी प्रोसेस को हम लोग बायोमैग्निफिकेशन बोल देते हैं। तो मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सच केमिकल्स गेट एक्यूमुलेटेड इन ह्यूमन बॉडीज़। एक्यूमुलेटेड मतलब कि इकट्ठा हो जाता है। तो सबसे ज़्यादा ये हार्मफुल सब्सटेंस कहाँ पे इकट्ठा होंगे? जो सबसे ऊपर रहेगा। और सबसे ऊपर कौन रहता है? ह्यूमंस रहते हैं ना। तो सबसे ऊपर जो रहते हैं ह्यूमंस रहते हैं, तो सबसे ज़्यादा हार्मफुल सब्सटेंस किसके अंदर रहेगा? ह्यूमंस के अंदर ही रहेगा। तो ह्यूमंस ऑक्यूपाई द टॉप लेवल इन फूड चेन।
तो इसी वजह से सबसे ज़्यादा जो कॉन्सेंट्रेशन है वो ह्यूमंस के अंदर रहेगा इन हार्मफुल सब्सटेंस की। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। 1 मिनट का एक छोटा सा ब्रेक है, तुम लोगों को एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देनी थी कि डिस्क्रिप्शन में मैंने 4 सैम्पल पेपर्स के वीडियोस डाल रखे हैं, तो तुम लोगों को लिंक मिल जाएगा। इन लिंक को ज्वाइन करके तुम लोग वीडियोस देख सकते हो। ये जो मैंने 4 सैम्पल पेपर्स करवा रखे हैं तो वो अबाउट 2 आवर्स में मैंने एक सैम्पल पेपर करवाया है। तो ये तुम लोग ज़रूर से देख लेना, क्योंकि तुम लोगों को सैम्पल पेपर करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और मैंने कहा था कि मैं तुम लोगों को 5 सैम्पल पेपर्स करवाऊंगी, तो मैंने 4 ऑलरेडी करवा रखे हैं, तुम लोगों को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो ये 2 आवर की क्लास है और मैंने अगर स्लो पढ़ाया हुआ है तो तुम लोग 2x की स्पीड से कर सकते हो। तो इससे तुम लोगों का काफ़ी ज़्यादा फास्ट तुम लोग चारों के चारों सैम्पल पेपर कंप्लीट कर पाओगे। इनको तुम लोग एग्ज़ाम से पहले कभी भी देख लेना, इवन मैं बोलूँगी कि 2 बार देख लेना, क्योंकि सैम्पल पेपर सॉल्व करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, एकदम क्वेश्चंस आउट हो जाते हैं। तो ये तुम लोग चेक कर लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तुम लोगों को लिंक मिल जाएगा। अगर ओपन होते वक्त ये सारी के सारी क्लासेस फ्री हैं, तुम लोगों को अपनी एंड से कोई भी पे नहीं करना है। और अगर ओपन होते वक्त अगर कोई कोड पूछे तो तुम लोग यूज़ करना MSPK10। अगर तुम लोग ये कोड यूज़ करोगे तो ये अपने आप फ्री में इनरोल हो जाओगे, अपने आप क्लास जो है ओपन हो जाएगी। तो इसको तुम लोग एग्ज़ाम से पहले कभी भी देख लेना। और तुम लोग चाहो तो जो अनअकैडमी है वो हर संडे एक टेस्ट लेती है अनअकैडमी कॉम्बैक्ट करके, तो तुम लोग चाहो तो उसको भी दे सकते हो। तो कोड अगर इनरोल करते वक्त कोई कोड पूछे तो तुम लोग कोड यूज़ करना MSPK10। और अगर तुम लोग सब्सक्रिप्शन लेने का सोच रहे हो तो ये काफ़ी अच्छा टाइम है, क्योंकि 2 दिन बाद जो प्राइसेस है वो काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाएंगी। तो इसीलिए अगर तुम लेना चाहते हो तो ये काफ़ी अच्छा टाइम है, क्योंकि अभी जो प्राइसेस हैं वो काफ़ी लो हैं। तो ये भी ले सकते हो, बस कोड याद रखना MSPK10। तो ये सारी की सारी थी ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन जो मुझे तुम लोगों को देनी थी। अब हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पे। अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। ऐसे क्वेश्चन तुम लोगों के एग्जाम में आएंगे। तो क्वेश्चन है, विच ऑफ दिस फॉलोइंग हैव हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल केमिकल्स। अब नॉन बायोडिग्रेडेबल्स वो होते हैं जो डिकम्पोज नहीं हो पाते। ऐसे केमिकल जो डिकम्पोज नहीं हो पाते उनको हम लोग नॉन बायोडिग्रेडेबल केमिकल्स बोलते हैं। आगे हम लोग चैप्टर में पढ़ेंगे इसके बारे में। तो अभी तक बस ये समझो कि जो डेंजर वाले केमिकल्स हैं। नेम द फेनोमेना एसोसिएटेड विथ इट। तो तुम लोगों को बताना है सबसे ज़्यादा हार्मफुल सब्सटेंस की कॉन्सेंट्रेशन किस में होगी। तो सबसे ज़्यादा हार्मफुल सब्सटेंस की कॉन्सेंट्रेशन उसमें होगी जो सबसे ऊपर है। तो सबसे ऊपर क्या है, ईगल है। ठीक है, ईगल या हॉक है जो भी है, तो सबसे ज़्यादा इसमें कॉन्सेंट्रेशन रहेगी। और इस फेनोमेना को क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं बायोमैग्निफिकेशन। सो ऐसे एकदम इजी वाले क्वेश्चन ही आते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड। उसी तरीके से ये क्वेश्चन देखो, द मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हार्मफुल केमिकल्स एक्यूमुलेटेड इन ह्यूमन बीइंग स्टेट द फेनोमेना इन्वॉल्व एंड जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट। तो ऐसा क्यों होता है, सबसे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन जो है वो ह्यूमंस के पास ही क्यों होते हैं हार्मफुल सब्सटेंस के। इसका रीज़न यही है क्योंकि वो सबसे ऊपर बिलोंग करते हैं, सबसे ज़्यादा हाईएस्ट ट्रॉपिक लेवल पे रहते हैं, उनको कोई खा नहीं सकता, वही सबको खाते हैं। तो इसलिए उनके अंदर इन हार्मफुल सब्सटेंस की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो सबसे ज़्यादा रहती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ह्यूमन बींग्स। और इसका जो प्रोसेस है इस फेनोमेना को क्या बोलते हैं, बायोमैग्निफिकेशन। तो हम लोग इसको पॉज करके वीडियो पढ़ सकते हो, तो ये तुम लोग पढ़ लेना, जो मैंने बताया वही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये काफ़ी ज़्यादा मतलब सीरियस वाला क्वेश्चन है। द एक्यूमुलेशन ऑफ हैवी मेटल्स इन बर्ड्स हैव कॉज द डिक्लाइन इन देयर पॉपुलेशन, दिस इज बिकॉज। तो एक्चुअली में ना बायोमैग्निफिकेशन से क्या होता है कि जो है बर्ड्स जो हैं जब इन फिशेस को खा लेती है जिनके अंदर ये हार्मफुल केमिकल्स रहते हैं, और ये केमिकल्स फिर इन बर्ड्स के ऊपर चले जाते हैं, मतलब बर्ड्स में चले जाते हैं, तब क्या होता है ये केमिकल्स जो हैं वो बर्ड्स के अंदर जाके इनके जो एग शेल होते हैं, मतलब जो ये एग जब ले करेंगे, ये जो बर्ड्स हैं जब एग ले करेंगी तो इनके जो एग शेल होंगे वो काफ़ी ज़्यादा थिन होंगे। तो ये क्या करते हैं, बर्ड्स के जो ये हार्मफुल केमिकल्स हैं, ये जो हैवी मेटल्स होते हैं, वो क्या करते हैं बर्ड्स का जो एग शेल होता है उसको काफ़ी ज़्यादा थिन बना देते हैं, पतला बना देते हैं। इससे क्या होता है कि जो एग है वो पहले ही फूट जाता है, मैच्योर होने से पहले ही फूट जाता है। फिर अगर ये पहले ही फूट गया तो ये जो एग है वो ख़राब हो गया। इससे क्या होता है कि इनकी जो पॉपुलेशन है वो घट जाती है।
तो बर्ड्स की जो पॉपुलेशन है वो डिक्लाइन इसलिए हो रही है क्योंकि इनका जो एग शेल है वो पतला हो जा रहा है। और वो क्यों हो रहा है? इन हार्मफुल हैवी मेटल्स की वजह से, ये हार्मफुल सब्सटेंस की वजह से। इसका एग्जांपल डीडीटी भी होता है। डीडीटी हम लोग फर्टिलाइज़र में यूज़ करते हैं, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल केमिकल है। तो द एग प्रोड्यूस बाय दीज बर्ड्स हैव वेरी थिन एंड ब्रिटल शेल्स। इसकी वजह से वो पहले ही फूट जाते हैं, इमेच्योर कंडीशन में ही फूट हो जाते हैं और हमारा एग जो है ख़राब हो जाता है। तो इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे मैंने करवा दिए हैं, तो वैसे ही क्वेश्चन आएंगे। अब हम लोग बात करते हैं फूड वेब के बारे में। फूड चेन हम लोगों ने पढ़ लिया था। फूड चेन क्या होता है कि एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को खाए, फिर उसको कोई और ऑर्गेनिज्म खा ले, फिर उसको कोई और खा ले, इसी को हम लोग फूड चेन बोलते थे। फूड वेब क्या होता है? बहुत सारे फूड चेन को ही हम लोग फूड वेब बोलते हैं। तो बहुत सारी जब फूड चेन इंटरकनेक्ट हो जाए आपस में, उसी को हम लोग फूड वेब बोलते हैं। In nature, large number of food chains are interconnected and forming a food web. तो इसी को हम लोग फूड वेब बोलते हैं। और फूड वेब में एक खास बात ये रहती है कि यहाँ पे जो सबसे ऊपर रहता है, जो सबसे ऊपर हाईएस्ट ट्रॉपिक लेवल से जो बिलोंग करता है, उसके पास ना वैरायटी रहती है। वो चाहे तो इसको भी खा सकता है, या फिर इसको भी खा सकता है, या फिर इसको भी खा सकता है, तो वो अपने टेस्ट को मैनेज कर सकता है। कहने का बात है, मतलब मैं ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि जो सबसे हाईएस्ट जो बिलोंग करते हैं वो किसी को भी खा सकते हैं, उनके पास ऑप्शन रहता है। अब पहले वाले जैसे फूड वेब में हम लोगों ने एक क्वेश्चन सॉल्व किया था पहले वाले लेक्चर में, उसमें था कि ग्रास को डियर ने खाया, फिर डियर को टाइगर ने खाया था। टाइगर था या लायन था, जो भी था। तो अगर हम लोग डियर को हटा दें तब क्या होता था? तब टाइगर की पॉपुलेशन ख़त्म हो जाती थी, कम हो जाती थी, और ग्रास की पॉपुलेशन बढ़ जाती थी। ऐसा हम लोगों ने पहले पढ़ा है। पर फूड वेब में क्या होता है ना कि इस टाइगर के पास ना बहुत सारे ऑप्शन हैं। वो चाहे तो गोट को भी खा सकता है। अब बाई चांस डियर मर भी गया, सारे डियर दुनिया में किसी भी तरीके से ख़त्म हो गए, उन सबको कोविड हो गया, तो कोई बात नहीं, टाइगर जो है गोट को खा के ज़िंदा रह लेगा और ग्रास की पॉपुलेशन बढ़ेगी नहीं, क्योंकि सारा ग्रास अब गोट खा लेगी। तो क्या होता है, फूड चेन में स्टेबिलिटी प्रोवाइड होती है। फूड वेब में क्या होता है, स्टेबिलिटी प्रोवाइड होती है। उसमें एक ऑर्गेनिज्म के मरने से कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ता है। तो जो फूड वेब है वो बहुत ज़्यादा स्टेबल रहता है कंपेयर टू फूड चेन। तो इससे तुम लोगों को डिफ्रेंशिएशन करने पे आ सकता है। देखो ये एग्जांपल है, काफ़ी अच्छा सा सुंदर सा एग्जांपल है, तो तुम लोग इसको भी देख लेना। तो ये चीज़ आ सकता है कि बताओ फूड चेन और फूड वेब में क्या डिफरेंस है। तो तुम लोग पॉज करके इसको पूरा पढ़ सकते हो, मैं तुम लोगों को समझा देती हूँ। तो फूड चेन क्या होता है, इसमें एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल एनर्जी ट्रांसफ़र होती है। यहाँ पे एक ऑर्गेनिज्म दूसरे को खाएगा, फिर दूसरा उसको खाएगा, फिर आगे, मतलब एक ऑर्गेनिज्म सिर्फ एक ही को खा सकता है, यहाँ पे चॉइसेस नहीं है। पर फूड वेब में क्या होता है ना, वो एक ऑर्गेनिज्म चाहे तो उसके पास चॉइस रहता है। तो टाइगर चाहे तो काऊ को खा सकता है, गोट को खा सकता है, या फिर कोई भी डियर को खा सकता है, तो उसके पास चॉइसेस रहते हैं। और फूड वेब क्या है, इंटरकनेक्शन ऑफ फूड चेन। बहुत सारे फूड चेन को ही हम लोग फूड वेब करते हैं जो आपस में इंटरलिंक हो, इंटरकनेक्टेड हो। इन फूड चेन्स मेंबर ऑफ हायर ट्रॉपिक लेवल फीड्स अपॉन सिंगल टाइप। जैसा मैंने बताया था, एग्जाम्पल क्या था, टाइगर वाला एग्जाम्पल, जो पहले टाइगर, डियर और ग्रास वाला एग्जाम्पल। तो जो टाइगर है वो सिर्फ और सिर्फ डियर को खा सकता है, उसके पास एक ही चॉइसेस है। पर फूड वेब में क्या होता है, उसके पास अलग अलग चॉइसेस रहते हैं। हायर मेंबर्स फीड्स अपॉन मैनी ऑर्गेनिजम्स एट लोअर ट्रॉपिक लेवल। फूड चेन जो क्या होता है वो इनस्टेबल रहता है, क्योंकि एक को अगर हम लोग हटा देते हैं तो जो हमारा ग्रास की पॉपुलेशन बढ़ जाएगी, टाइगर की ख़त्म हो जाएगी, तो मतलब जो है स्टेबिलिटी ख़राब हो जाती है, इकोसिस्टम की स्टेबिलिटी ख़राब हो जाती है। फूड चेन जो है इनस्टेबल रहता है। उसी तरीके से जो फूड वेब रहता है ना, वो बहुत ज़्यादा स्टेबल रहता है, क्योंकि उसमें कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ रहा है, एक को हटा दो तो जो फूड वेब है वो स्टेबल रहता है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक चेन होते हैं, यहाँ पे मैनी चेन्स होते हैं। यहाँ पे रिमूवल ऑफ वन ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म डिस्टर्ब द होल चेन, और यहाँ पे रिमूवल ऑफ वन ग्रुप डज नॉट डिस्टर्ब द होल वेब। तो ये तुम लोग पढ़ लेना, ये इंपॉर्टेंट है, फूड चेन और फूड वेब में क्या डिफरेंस होते हैं। तो इसी के साथ हम लोगों का ये लेक्चर एंड होता है। अच्छा, ये क्वेश्चन और बाकी है,
तो ये फूड वेब से रिलेटेड क्वेश्चन है. व्हाट इज़ फूड वेब, गिव फ्यू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फूड वेब एंड गिव एग्जांपल. तो ये सब मैंने बता दिया है, तुम लोग देख सकते हो. तो फूड वेब क्या है, इंटरकनेक्शन ऑफ वेरियस फूड चेन को ही हम लोग फूड वेब बोलते हैं. तो यहाँ पे वही चीज़ लिखी हुई है, तुम लोग पॉज करके ज़रूर से पढ़ लेना. तो ये जो मैंने बताया था कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं कि इंटरलिंक ऑफ मैनी फूड चेन इज़ कॉल्ड फूड वेब. यहाँ पे अल्टरनेटिव पाथवे रहता है, मतलब कि एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को भी खा सकता है. स्कैट को भी खा सकता है, इसको भी खा सकता है, या फिर काइट को भी खा सकता है. तो बहुत सारे हैं. और ड्यू टू ग्रेटर अल्टरनेटिव इट्स मेक इकोसिस्टम स्टेबल. तो उसकी वजह से इकोसिस्टम जो है स्टेबल रहता है और इसके डेवलपमेंट में भी हेल्प करते हैं. मतलब फूड वेब जो है इकोसिस्टम की डेवलपमेंट में भी हेल्प करता है, क्योंकि अब अनस्टेबल नहीं रहेगा तो डेवलपमेंट ही होगा. और इसका तुम लोग एग्जांपल देख सकते हो, कुछ भी बना देना, ठीक है. 3-4 फूड चेन को आपस में कनेक्ट कर देना. अब ये गलती मत करना कि तुम लोगों ने ग्रासलैंड के फूड चेन को वाटर से कनेक्ट कर दिया है, तो वाटर का अलग ही होता है, ठीक है. कभी भी लॉइन फिश को नहीं खाएगा, ऐसा प्लीज़ मत बताना. खा सकता है बट तुम लोग मत लिख के आना एग्ज़ाम में, वरना गलत हो जाएगा. सो इसी के साथ हम लोगों का ये लेक्चर भी एंड होता है. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. अगर तुम लोगों को पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना. और इसके हम लोग जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी करने वाले हैं, तो इसलिए अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर से कर लेना. और इसका जो तुम लोगों को जो PDF है वो टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा और मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगी. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. बाय बाय.